everyone, I Tina from the student desk by TG, and today we are going to discuss about the polysaccharides. In the last video we are discussing about the disaccharides. So next is our polysaccharides. Polysaccharides आप नाम से ही पता चल रहा है कि काफ़ी सारे मोनोमेरिक सेक्राइड्स मिलके क्या है एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। मतलब कि काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड्स जब एक साथ लिंक्ड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारा पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। और यू कैन से पॉलीमेरिक ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स पता है ना आपको, 2 to 10 यूनिट्स जो होते हैं उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमारे यूनिट्स हैं तो हम उन्हें पॉलीसेक्राइड्स बोल देते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी स्टोरेज में, या फिर हमें कोई स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन करनी हो तो उसमें पॉलीसेक्राइड्स हमारा एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये इतना एसेंशियल रोल डाइसेक्राइड्स भी उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स भी, लेकिन वो थोड़ा कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डाइसेक्राइड्स में सिर्फ 2 यूनिट है, तो मोनोसेक्राइड से ज़्यादा तो एनर्जी स्टोर कर पाएगा, लेकिन पॉलीसेक्राइड से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलीसेक्राइड में काफ़ी ज़्यादा जो है मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगी तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। वही कहावत सुनिए ना कि एक अकेला जो काम 10 दिन में करेगा वही 2 लोग 5 दिन में कर लेंगे या 8 दिन में कर लेंगे। तो अगर ऐसी ज़्यादा लोग बढ़ा देंगे तो काम 1 दिन में भी हो सकता है। तो इसीलिए पॉलीसेक्राइड जो है ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारा एनर्जी स्टोरेज में, या फिर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की मेंटेन करनी है तो उसमें भी पॉलीसेक्राइड्स जो है हमारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर इसमें मोनोसेक्राइड सारी सेम यूनिट्स की प्रेजेंट है, यानी कि सारे एक ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, होमोपॉलीमर्स। अगर हमारी डिफरेंट यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स की, डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स कौन से हैं, जिसमें हमारे सेम मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोपॉलीमर्स जिसमें हमारे डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे कॉमन जो होमोपॉलीमर देखा गया है वो देखा गया है हमारा ग्लाइकोजन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन होमोपॉलीमर कौन सा देखा जाता है, ग्लाइकोजन देखा जाता है। इसकी जो स्टोरेज फॉर्म है वो होती है हमारे ग्लूकोज। कभी भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर किसी भी उसमें नहीं हो सकता, एनिमल सेल या किसी में भी अगर आपको मिलेगा तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही जो है वो स्टोर होता है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे कि हमारे काफ़ी टाइप के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स। कौन सा है सबसे पहला पॉलीसेक्राइड हमारा, ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स। ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स हमारी वही वन ऑफ पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। अब हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल पे। तो उनमें से एक हमारा ये है ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स। ये हमारा डाइसेक्राइड रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है। एक तो इसमें एमिनो शुगर होगा, और या तो ग्लूकोसाइमिन होगा या ग्लैक्टोसाइमिन होगा। ये किससे बना होता है, अमीनो शुगर्स के रिपीट से, और एक शुगर होगी, या तो वो ग्लूकोसाइमिन होगी या फिर ग्लैक्टोसाइमिन होगी। इनमें से कोई भी एक शुगर जो है वो प्रेजेंट होगी इसके साथ, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि हर एक जो रिपीटिंग यूनिट है शुगर की, वो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो कंटेन करती है। वो हमारा कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है। मतलब ये है कि एक ना एक तो प्रेजेंट होगा ही। जैसे जैसे हमारी जो रिपीटिंग यूनिट है नेगेटिव, उनमें हर में एक नेगेटिवली चार्ज तो प्रेजेंट होगा ही, आइदर इट इज कार्बोक्सिलेट और आइदर इट इज सल्फेट। तो कोई भी एक इनमें से जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होता है इनमें। देखिए जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोसोअमाइनोग्लाइकन्स की जो है वो यूनिट्स दिखा रखे कि इनमें ज़्यादातर इसी फॉर्म में जो है हमारा ग्लाइकोसोअमाइनोग्लाइकन जो है वो देखा जाता है। आइदर इट इज कॉन्ड्रोट्रिंसिक सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, हैपरिन, डर्मिटिन सल्फेट और हाइलोयूरिनेट। इन फॉर्म में जो है वो सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। आप सब में देखिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, चाहे 2 प्रेजेंट है या फिर एक अकेला प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोट्रिंसिक सल्फेट में दोनों नेगेटिवली चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है हमारे। कैरेटिन सल्फेट में 1 है, हैपरिन में हम देखें तो 4 प्रेजेंट हैं, डर्मिटिन सल्फेट में हमारे 2 प्रेजेंट हैं, लेकिन हाइलोयूरिनेट में 1 है। तो इस तरीके से मतलब एक नेगेटिवली चार्ज का होना तो ज़रूरी है कि जितनी भी हमने रिपीटिंग यूनिट्स देखी उसमें एक तो प्रेजेंट है ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे जो कॉन्ड्रोट्रिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, हैपरिन है, हैपरिन सल्फेट है, डर्मिटिन सल्फेट और हाइलोयूरिनेट, ये सारी हमारे मेजर ग्लाइकोसोअमाइनोग्लाइकन्स हैं। मतलब कि मोस्टली जो हमारा ग्लाइकोसोअमाइनोग्लाइकन देखा गया है वो
इसी फॉर्म में जो है वो देखा जाता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोटीन के साथ अटैच होके क्या बना लेते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस। मतलब यूजुअली इनका काम यही है कि ये अकेले तो मोस्टली कम ही देखे जाते हैं, इनका इतना कोई रोल नहीं देखा जाता, लेकिन ये हमारे प्रोटीन के साथ अटैच होके क्या बना लेते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन बना लेते हैं। अगर मॉडिफिकेशन इनकम्प्लीट हुई, यानी किसी वजह से जो है वो प्रॉपर मॉडिफिकेशन मतलब प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाए प्रोटीन से, तो एक मिक्सचर बन जाता है सल्फेटेड सीक्वेंसेस का, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे हैं जो हमारे एंटी कोगुलेंट्स के साथ बाइंड करके एंटी थ्रोम्बिन की तरह जो है वो काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, एंटी कोगुलेंट की तरह काम करते हैं। कैसे? ये हमारे एंटी थ्रोम्बिन से जो है वो अटैच हो जाते हैं और एज अ एंटी कोगुलेंट जो है ये काम करने लगते हैं। हमारे कौन? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस क्या कर रहे हैं, एंटी थ्रोम्बिन के साथ ज्वाइन करके एज अ एंटी कोगुलेंट वो वर्क करने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। मैंने कहा कि प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये बनाता है, तो प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है हमारा? प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है? ये हमारा पॉलीसेक्राइड को ही रिसेंबल करता है मोर देन प्रोटीन, जबकि ये है प्रोटीन, लेकिन ये रिसेंबल किसको कर रहा है? पॉलीसेक्राइड को जो है वो रिसेंबल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा बना हुआ है प्रोटीन का। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन देखें, अगर 100% में से ये 95% जो है ये कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, तो इसलिए रिसेंबल भी किसको करेगा? पॉलीसेक्राइड को करेगा। पॉलीसेक्राइड क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना। तो ये हमारे पॉलीसेक्राइड को ज़्यादा रिसेंबल करता है एज कम्पेरेटिव टू प्रोटीन, जबकि ये है प्रोटीन एक हमारा प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये हमारा एज अ लुब्रिकेंट जो है वो काम करता है स्ट्रक्चर कंपोनेंट में इन कनेक्टिव टिश्यूज। लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यूज में एक दूसरे से कनेक्ट कराने में ये हमारी हेल्प करता है प्रोटियोग्लाइकेन। एडहेशन जो है सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे, उसमें हेल्प करता है कि ये उस पर प्रॉपर एडहेयर हो सके किसी भी सेल पे। तो प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये इन चीज़ों में हेल्प करता है हमारी। दूसरे जो हम पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे, अभी तक हमने ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन पढ़ा, उसमें हमने फिर प्रोटियोग्लाइकेन पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोट्रांसफरेज के बारे में। ये क्या है? हमारी एक तरीके से मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को कैटेलाइज करके जो है ये हमारा बनता है। इसको हम रिएक्शन भी कह देते हैं एक तरीके की। इसमें जो हमारे एंजाइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, चाहे वो ग्रेटर एक्सटेंट पे या फिर लेसर एक्सटेंट पे, लेकिन वो होंगे स्पेसिफिक ही, वो उसी शुगर पे ही लिंक करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी शुगर पे लिंक कर जाएंगे, मतलब एक स्पेसिफिक जो उनके फिक्स है वो उसी पे जो है वो रिएक्ट करते हैं। इसमें जितने भी एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे, क्या करते हैं हम इसमें ऑलिगोसेक्राइड्स का सिंथेसाइज कराते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। क्या कर रहे हैं हम ग्लाइकोट्रांसफरेज में? हम ऑलिगोसेक्राइड्स का सिंथेसाइज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। काफ़ी सारे एंजाइम्स इसमें हमें रिक्वायर्ड होते हैं। शुगर जो है इसमें वो ऐड होती है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिवेटेड शुगर न्यूक्लियोटाइड। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि कोई रिएक्शन ऐसे तो हो ही नहीं जाएगी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? फिर इसमें हमें ऑलिगोसेक्राइड्स चाहिए। अब ऑलिगोसेक्राइड्स पे हमें वर्क करना है तो उसके लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, शुगर चाहिए जो कि हमारी एज अ शुगर न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिएक्ट करती है। अब ये जो रिएक्शन होती है हमारी रिटेंशन में भी हो सकती है और इन्वर्जन में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेंशन में होगी, इन्वर्जन में नहीं होगी। तो ये किसी भी उसमें हो सकती है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी। जो भी हमारे एंजाइम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोसीड करती है, अपना स्टीरियोकेमिकल पाथ देती है, या फिर जिस तरीके का एंजाइम होगा वो उस तरीके से ये रिएक्ट करेगी। जैसे अगर हमने एक रिएक्शन दिखा रखे है तो इसमें हमने एक XH लिया है और उसको हम UDP ग्लूकोज के साथ जो है वो रिएक्ट करा रहे हैं, तो आप देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है हमारा। X जो हमारा ग्रुप है वो अलग हो गया और H जो हमारा UDP के साथ जुड़ गया। तो मतलब एक ही हमारी रिएक्शन हो गई, ग्लाइकोट्रांसफरेज रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड यूनिट बन गई। अब ये मोनोसेक्राइड जाके किसी और के साथ जुड़ जाएगी और हमारा पॉलीसेक्राइड बना देगी। तो इस तरीके से जो है हमारी वो रिएक्शन होती है, डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जुड़ के एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो ये था हमारा पॉलीसेक्राइड्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक